सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, वक्त बदल गया, हुक्मरान बदल गए, वजारतों पर बराजमान चेहरे भी बदल गए, बस ना बदली तो गुर्बत के मारे बदहाली का शिकार पाकिस्तानियों के हालात ना बदले। जो मुंतखब हुकूमत के दौर इक़्तिदार में भी ना मसाइद हालात, मुसीबतों और परेशानियों का शिकार थे, और अबूरी हुकूमत के जो अभी आखिरी आयाम नहीं बल्कि इब्तदाई आयाम है, उससे ही अजियतों के हिसार में मुब्तला हो गए हैं। क्या पहले ही महंगाई, बेरोज़गारी, मुआशी मुश्किलात कुछ कम थी, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रातों रात इजाफा करके आवाम को मज़ीद कोफ्त और इंतशार में मुब्तला किया गया। अब तो कुछ ऐसा महसूस होने लगा है कि गोया बेसुकूनी और पाकिस्तानी अवाम का चोरी दामन का साथ है, जो चाह कर भी छूटे नहीं छूटता। आम आदमी पहले ही गुर्बत और तंगदस्ती के हाथों मजबूर होकर तकलीफ दे जिंदगी गुजारने मजबूर है। अब तो नौबत फाकों तक आ पहुंची है। फिर सितम बालाए सितम ये कि रातों रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफा किया जाता है। एक तो आवाम पहले ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से परेशान थे, उस पर कभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाता है, कभी बिजली के बिल्स में हैवी टैक्सेस आयद किए जाते हैं। आखिर आवाम करें क्या? कौन है ऐसा जो ऐसे वक्त में आवाम की दादरसी करेगा? कौन है जो उनके दुखों का मदावा करेगा? कोई है ऐसा जो पाकिस्तानियों को इस तरारी कैफियत से निकाल कर खुशी की नवीद सुनाए? कोई है जो इस नाउमीद और परेशान हाल उम्मीदें सहर दे? और उम्मीदें सहर की तमन्ना हम कर रहे हैं खासे अरसे से, क्या वो हमें दूर दूर तक कहीं भी नजर आती है? क्योंकि हम तो मजबूर हैं, और ना भी हो तो बताया यही जाता है कि IMF के हाथों मजबूर हैं। IMF चाहे ये कहे ना कहे कि आप सारा बोझ आवाम पर डाल दें, लेकिन डाला तो आवाम पर ही जाता है। और आवाम की राय पहले मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अगर पेट्रोल बढ़ता है तो सिर्फ वो पेट्रोल नहीं, पूरे मुल्क की करेंसी उस पर जो है ना इफेक्ट करती है, और पेट्रोल के साथ साथ सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। सवारी तो पैसे भरती भी नहीं है, बैठती है, वो कहती है किराया नहीं है, इतना देना है, आप कम करें, ये करें, वो करें। अब क्या करें ये भी बताएं ना आप। ये गरीब आदमी पे बम गिरे आगे। इस खाली पेट्रोल नहीं बढ़ा, इसके साथ काफ़ी चीज़ें जो रिलेटेड हैं उस पर भी अफेक्ट हुआ है। और देखें कि गरीब आदमी किधर चले जाए, लोग सफ़ेद पोश आदमी मांगने पे आ गया है। पापा जी जो साढ़े को खान नहीं होगा, असी मोटरसाइकिल जो होंडा रखिए कितों तेल पवावांगे। जिसकी 20-25 हज़ार सैलरी है, जिसने डेली का 300 का पेट्रोल डलवाना है, वो किधर जाएगा? सवारी वही पुराने किराए दे रहे हैं ऐसे 4-5 साल के। गरीब बंदों का इन्होंने कचूमर निकाल दिया है। सर बिल्कुल कोई इनकम का है ही नहीं आसरा, बिल्कुल ही बेरोज़गारी हुई हुई है, लोग परेशान हैं। बिल्कुल गलत कर रही है हुकूमत, गवर्नमेंट गलत कर रही है। कि भी अपनी अपनी मजबूरी है, ये इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी। जिसका जो दिल चाह रहा है, बस आवाम अपनी मदद आपके तहत कर रही है। कोई आसरा नज़र नहीं आता, आवाम बहुत मायूस हो गए हैं। इसी पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करें कराची स्टूडियो से नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं। लगारी साहब का बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आता मैं आपसे क्या सवाल करूं। ये बेबसी, ये तकलीफ़ आवाम की देखी नहीं जाती। हम भी आवाम हैं, आप भी आवाम हैं, लेकिन हम किसके पास जाएं, किससे दादरसी चाहें? सब दरवाजे बंद हो गए हैं और उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं। हम वैसे भी निगरान सेटअप से क्या उम्मीद लगा सकते हैं? जो मुंतखब होकर आए थे उनने क्या कमाल किए हैं? सही बात है। उनने लोगों को क्या दिया था? जो लोगों से वोट लेकर आए थे, जो जमहूरियत के नाम पर आए थे, और अब जब से भी आते रहे हैं, उससे पहले जो कुछ भी होता रहा। और फिर यह कि मनपसंद लाडलों को लाना है, ये भी एक सिलसिला चलता है। भाई लोगों को फैसला करने दें यार। साफ लोग देख रहे होते हैं कि किस तरह से अब मैनिपुलेट करके किसी शख्स को लाने के लिए कैसे राह हमवार की जाती है और पैसे क्या क्या होता रहता है। अब तो इस मुल्क पर रहम किया जाए, लोगों को जो कम अज कम उनके हाल पर छोड़ दिया जाए कि भाई अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई तो फैसला करें। ये क्या बात हुई कि एक अशराफिया को फैसला करने का हक दिया जाए और वही बैठ कर फैसला करें? यानी उनके लिए कौन सा मसला है? उनकी रिहाइश मुफ्त, उनके पेट्रोल नहीं, उनके साथ साथ 50-50 गाड़ियाँ चलती हैं। आपने कभी देखा है कि बरतानिया के वज़ीर आज़म बाइसिकल पर बैठकर ग्रोसरी खरीद कर वो साइकिल पर जा रहे हैं? किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि वज़ीर आज़म जा रहे हैं।
अब देखा है किस तरह से अदालत में बैठे हुए चीफ जस्टिस बरतानिया में वापस आते हैं, अपने कमरे अदालत से बाहर आते हैं, फैसले सुनाने के बाद बाहर निकलते हैं और फिर जाकर एक बाइसिकल पर बैठते हैं और वो चल पड़ते हैं। हमारे यहाँ वहाँ जो जिसने दुनिया को चलाया, 10 डाउनिंग स्ट्रीट एक ऐसा मकाम है, पूरी दुनिया को रूल किया जाता रहा है जी। उस जगह में आप अपने किसी भी DC हाउस में, कमिश्नर हाउस में, गवर्नर हाउस में और प्रेसिडेंट हाउस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में वैसे 50-50, 100-10 डाउनिंग स्ट्रीट से बड़े घर बना लें तब भी वो जगह बच जाएगी आपके पास। क्या है आप, यानी हम भीख मांगते हैं और भीख मांगने के बाद दुनिया के पास जाकर फरमिश शान से जाते हैं, ठाट से जाते हैं कि जिसमें सामने वाले जो खैरात देने वाले लोग हैं वो तो लगे भिखारी हैं और ये शहनशाह मौजूद लगते हैं। ऐसा ही होता है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो हुकूमत में होता है वो एक बादशाहत में होता है और बात की सारी चीज़ें चल रही होती हैं, आवाम पिस रही होती है, कोई हुकूमत अपने खर्चे कम नहीं करती, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी एक की बात नहीं कर रही। मुझे ज्वाइन करें महमूद मौलवी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से। महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस जमात में आप पहले थे उस जमात पर आज जो हुकूमत गई मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों की, वो इल्ज़ाम लगाती रही कि इन 4 सालों में मुल्क को इस हाल को पहुँचाया गया, हम क्या करें। हमने तो फिर भी डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, डिफ़ॉल्ट होने से बच गए हम। लेकिन जो कुछ आवाम के साथ हो रहा है इस 16 माह में या उससे पहले जो महंगाई की सूरत हाल है, इसमें हमने किसी सियासतदान को, किसी हुकूमत को अपने खर्चे कम करते हुए नहीं देखा। अब कौन है जो आवाम को इस मुश्किल से निकालेगा? महमूद मौलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं आपसे कहूँगा ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जितने सियासतदान या सियासी पार्टियाँ हैं वो जो है अपने खर्चे कम नहीं करना चाहती, वो अपने जो है पर्क्स को कम नहीं करना चाहती, लेकिन अवाम को गुर्बत में झोंकने के लिए सफ़े अव्वल खड़ी है। देखिए ना, आप चाहे पीपल्स पार्टी के दौर ले ले, PTI का दौर ले ले, PMLN का दौर ले ले। PTI के दौर में खान साहब कहते थे कि जी जब हम पावर में आएंगे मैं दीवारें गिरा दूंगा, गवर्नर हाउस के मैं साइकिल पे जाया करूंगा। वो आप देखें ना, वो बनी गाला से जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते थे हेलीकॉप्टर में। मतलब सिर्फ बातों के हद तक हर आदमी कहता रहा है, बदकिस्मती से किसी ने अमल नहीं किया। वो सही कहते हैं ना, अभी मेरे भाई यूरोप की ब्रिटेन की बात कर रहे थे, वहाँ वो लोग सही कहते हैं कि इस्लाम जो है यूरोप में देखा जाता है और मुसलमान पाकिस्तान में देखे जाते हैं। उसकी वजह देखिए, इस्लाम भी हमको क्या सिखाता है, मगर हम सिर्फ बातों की हद तक है। जिस अय्याशी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, हुकूमतें पैसे बर्बाद करती हैं। आप एक आम आदमी के लिए ले लें, कितनी गाड़ियाँ, कितने स्कॉट चल रहे हैं। मेरे भाई जो बात करें बिल्कुल सही है। देखिए, सिर्फ प्रेसिडेंट हाउस का रोज़ का खर्चा, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो 25 लाख रुपए या 24 लाख रुपए रोज़ाना है। तो फिर एक गरीब मुल्क के रोज़ाना खर्चा 24-25 लाख रुपया, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये सारे मामला तो पता है महमूद मौलवी साहब, आवाम को सब नज़र आता है। प्रोटोकॉल्स, शाहाना खर्चे, खाना पीना, ट्रैवलिंग, हुकूमत के सारे जो दौरे होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि फिर वो कौन सी हुकूमत आएगी, वो कौन सी सियासी जमात हमारी पार्टी हमारी मुल्क में होगी जो आवाम का सोचेगी। बातें तो सब बनाते हैं, लेकिन अफसोस के बाद ये इक़्तिदार में आते ही सब भूल जाते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से मैं तो यही दुआ गो हूँ कि कोई ना कोई पार्टी ज़रूर आएगी जो कि ये चीज़ों को क्या वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं हो सकती? देखिए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी हो सकती है, मगर जो है उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ों को चेंजेस लेके आएंगे। अच्छा। क्यों नहीं हो सकती? आप मुझे बताएं क्यों नहीं हो सकती? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी हो सकती है। हाँ। कि मंशूर में डालें। और ये मेरे ख्याल से देखें ना, ये अवाम जो है लोगों को प्रेशराइज करें जब वो वोट लेने आते हैं कि देखें जी आप लोग आगे क्या करेंगे। देखिए, मंशूर में होना चाहिए। जैसे हमारे मंशूर में है कि 300 जो है यूनिट तक के लोगों को फ्री बिजली। अच्छा। आप देखें, एक इंडिया में एक आम आदमी पार्टी बनी, उसने कहां से कहां चेंज कर दिया, बड़ी बड़ी पार्टियों को खत्म कर दिया। तो मेरे ख्याल से 300 यूनिट वालों को अगर आप फ्री बिजली ना भी दें ना, आप लाइन लॉसेस खत्म कर दें, आप इदारों में इस्लाहात कर दें,
आप चीज़ों को चेंज करें, ये ना हो कि फिर आपको IMF को ये कहना पड़े, IMF के मुआहदे को लेकर आवाम से कि ये तो IMF ने कहा है। सर IMF नहीं कहता, उसकी मुआहदे में कहीं नहीं लिखा कि आवाम पर टैक्स डालें, वो कहते हैं अपने मामलात को ठीक करें, लेकिन कोई हुकूमत ठीक नहीं करती, बोझ आवाम पर डाल देती है। देखिए IMF का कोई कसूर नहीं है, मैं कहूँगा कसूर हमारा खुद का है। वही बात है, हम अपने जो है आपको बदले तो हमें IMF की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम जो है जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, और ख़ास तौर पे मैं खुद एक सियासतदान हूँ, मैं कहूँगा जब तक सियासतदान और जो भी हुकूमत में आए वो अपने आप को चेंज करें, वो रवैया हुकूमत करने का चेंज करें, वो इन फजूल अखराजात को कम करें, यही एक तरीका है इस मुल्क को सही करने का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि कौन करेगा, आगाज़ कौन करेगा। लगारी साहब बातें सब करते हैं, जब भी इलेक्शंस करीब आते हैं, इक़्तिदार हासिल करने के लिए, आवाम के वोट लेने के लिए बड़े बड़े सुहाने ख्वाब उनको दिखाए जाते हैं कि हम ये करेंगे, हम आपके लिए शहद और दूध की नहरें बहा देंगे, और जब उनको इक़्तिदार मिल जाता है तो कौन आवाम, कैसी आवाम? आवाम की विल को तोड़ दिया गया है, आवाम के अंदर ख्वाहिशों को मार दिया गया है। कौमें इस तरह नहीं आगे बढ़ती हैं। एक मायूस कौम आपका किस तरह साथ दे सकेगी? और फिर यह कि हुक्मरानों को इस बात का एहसास तक नहीं है कि लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। यानी ये सारे के सारे जो आप कर्जे ले रहे हैं, लेते जा रहे हैं, ये कौन पे करेगा? अच्छा, इन कर्जों में से कितने पैसे आपने लोगों पर लगाए? कौन सी चीज़ है? आप खरबों रुपए ले चुके हैं, लोगों तो उसका हिसाब तो दें, वो पैसे कहाँ गए? जी, आपके महलात तामीर हुए हैं, इन महलात की तामीर से पाकिस्तान के लोगों को क्या मिला? आपने बाकी एक बहुत बड़ी क्लास है जिसको आप रिलीफ देते हैं। एक तो ये है कि बाज़ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो बड़े अफसरान हैं, 16, 17, 18 ग्रेड से ऊपर के अफसरान हैं, उनको तो हर चीज़ मुफ्त मिल जाती है, उनको तो पेट्रोल मुफ्त मिलता है जी, उनको जो है उनके बच्चों की जो है वो मसला ही नहीं होता है, गाड़ियाँ जो हैं एक 3-3 चले ना आपकी बात को ज़रा अगर आप इजाज़त दें तो बात को मैं आगे बढ़ाते हुए निसार खोड़ो साहब से बात कर लूँ। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। खोड़ो साहब बहुत शुक्रिया। अभी जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो आवाम के लिए कर रहे हैं कि आज अगर 300 रुपये फी लीटर पेट्रोल हो गया, ये आवाम जो गुर्बत की चक्कियाँ पिसकर इसका कचूमर निकल चुका है, तो कौन है जिम्मेदार? किसने किया ये सब कुछ? आवाम को साल में किसने पहुँचाया? जगह आपने सवाल तो कर लिया, शायद आपने ये पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली बात पे सवाल किया है। जी जी बिल्कुल। देखें, बात सुने, अभी तक तो हमें जो पता चला है, जो बताया जाता है, इंटरनेशनली अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ भी बढ़ाई जाती हैं। ये तो हुआ अपनी जगह पे। यहाँ के अपने जो टैक्सेस हैं उसकी बात किया करें। जो तेल की एक्चुअल कीमत है वो अपनी जगह पे, लेकिन उसके ऊपर जो लेवीज होते हैं, उसके जो टैक्सेस होते हैं, उनकी बात किया करें तो कुछ बात। ये टैक्सेस तो आवाम ने नहीं लगाए ना। अगर मैं क्या कह रहा हूँ, हुकूमत ने लगाए हैं। जी हाँ। मैंने कब तक मैंने लगाए हैं या आवाम ने लगाए हैं? मुझे पता है कि हुकूमत ने लगाए और हमेशा लगाती रही है, हमेशा लगाती रही है, चाहे ये हुकूमत थी या पिछली हुकूमत थी या उससे पिछली हुकूमत थी या उससे पिछली हुकूमत थी। सही बात है। तेल की कीमतें जो एक्चुअल होती हैं वो अपनी जगह पे, दूसरी उसके ऊपर वो सारे सरचार्जेस होते हैं जो कुछ भी 50-60 रुपए से ज्यादा चले जाते हैं। अब ये हुकूमत कर सकती है कि नहीं कर सकती? रही बात के बड़ी घुमा चुरा के बातें तो हम करते हैं। आपको पता है कि यहाँ टैक्स के हदफ तो पूरे होते नहीं हैं। हम कहते हैं 7,000 मिलियन, पता नहीं 7,000 बिलियन टैक्स कलेक्ट करेंगे, लेकिन सब कुछ कहते हैं कि ये टैक्स जो भी कलेक्ट करता है ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन का सिर्फ 14-15% टैक्स देते हैं, बाकी नहीं देते। पाकिस्तान की बाकी जो टैक्सेस होती हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होती है। जो भी आप चीज बाजार से खरीद करती हैं उसमें सेल्स टैक्स होता है, सेल्स टैक्स। ये सारा कुछ निजाम हर एक मुल्क का टैक्स से ही चलता है और कोई तरीका नहीं है कमाई का। सॉरी मैं आपको यहाँ रोकूं खोड़ो साहब, तो ये टैक्स कलेक्शन तो अशराफिया से शुरू की जाए ना। वो लोग तो मजे में जो टैक्स नेट में नहीं है,
आवाम ही टैक्स दे रही है। वो बात सुने, इंसान जो पाकिस्तान में पैदा है, जो चीज बाजार से खरीदता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स भरता है। हर एक सुई भी बिकती है ना, और सुई भी जाके आप खरीदेंगी तो उसमें कुछ ना कुछ टैक्स होता है जो अवाम का हुकूमत को जाता है। ये सारा बोझ हम सब उठाते हैं, ये अवाम उठाता है, क्योंकि अवाम को है पता कि पाकिस्तान का निजाम टैक्स के बगैर चल नहीं सकता। ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है ना सर, जो आमदनी पे टैक्स होता है। वह इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स है तो टैक्स ना सर, आमदनी पे जो टैक्स होता है खोड़ो साहब, अगर आप मेरा सवाल सुन लें, सवाल ये है कि वो लोग जो इक्तदार में होते हैं, अगर वो अपने ऊपर से पहले से अप्लाई करना शुरू करें कि वो टैक्स भी देंगे, वो खर्चे भी कम करेंगे, सर अपने खर्चे भी कम करेंगे, तो आवाम के लिए फिर वो ना। अर्ज सुनो आप, सर मैं सुन रही हूँ। आप जो ये बातें करती है कि जी खर्चा होता है हुकूमत का, आपको पता है कि डिफेंस पर कितना खर्चा होता है? पाकिस्तान की डिफेंस पर कितना खर्चा होता है? नौकरी पेशा लोगों पर कितना पैसा खर्च होता है? अच्छा, सही है। कर्जा उतारने पर कितना पैसा खर्च होता है? जो लिए हुए कर्जे सारे शुरू से जब से लिए हुए, उनको उतारने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? पाकिस्तान के बाकी अवाम के लिए तो 4-5% से ज्यादा बचता ही नहीं है कि जिससे डेवलपमेंट कराई जाए। अब ये टैक्स वसूल होते हैं, इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो। हमारा शिकवा ये है कि डायरेक्ट टैक्सेस बहुत कम लोग दे रहे हैं, जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं। ठीक है, फिर आपने कर्जे उठाए हुए हैं। सर राब्ता मुनक़ता हो गया खोड़ो साहब से, ज़रा इनको रिकनेक्ट कीजिए। खोड़ो साहब इत्तेहादी रहे हुकूमत के, मैं उनसे बस यही पूछना चाह रही थी, जो समझ नहीं पाए वो मैं दोबारा पूछने की कोशिश करती हूँ कि इन 16 माह में जितनी महंगाई हुई, 200% तक अशिया खुर्दनोश महंगी हुई, तो ये सब कुछ क्या वाकई महमूद मौलवी साहब आप मुझे बताएं, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वजह से ही सब कुछ हुआ कि आज हुकूमत जो थी उसको ये सब कुछ करना पड़ा? मजबूर थी हुकूमत, पिछली हुकूमत? नहीं, मैं कहूँगा सारी हुकूमतें जो आई उनकी वजह से हुआ। अभी देखें एक चीज़ है, और आवाम को भी अपना अंदाज बदलना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि वो सियासतदान एक्सेप्टेबल होता है जिसके पीछे 4 पुलिस के डाले लगे हुए और 6 गाड़ियां हो तो लोग तालियां बजाते हैं। एक आम आदमी आके अगर कहता है कि जी मैं जो है लीडर बनना चाहता हूं, तो उसको लोग देखते नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमें रसूख वाला आदमी चाहिए जिसके पीछे 4 गाड़ियां लगी हुई हो, 2 डाले लगे हुए हो, 50 आदमी उतरते हैं तो वो वाह वाह करके तालियां बजाते हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो आपकी इसी बात में खोड़ो साहब अगर आप सुन पाए, महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं कि आगे पीछे प्रोटोकॉल इतना सियासतदानों का ये ना हो तो फिर तालियां ही नहीं बजाई जाती उस सियासतदान के लिए। अब सियासतदान अगर अपने खर्चे कम नहीं करेंगे तो हम ये कैसे कहेंगे आवाम से कि हम आपके जो हैं वो गमकसार हैं, हम आपके हालात को तब्दील करेंगे? साहब कह रहे थे, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम किसकी बात कर रहे थे आप। सर महमूद मौलवी साहब आपसे पहले बात कर रहे थे। कौन? महमूद मौलवी साहब। सर महमूद साहब एक रुकन कौमी असम्बली महमूद मौलवी साहब। अच्छा, महमूद मौलवी साहब। जी जी, महमूद मौलवी साहब जी। मेरी साईं बात सुने महमूद साहब, और आप भी सुन लें। जी जी। आप सियासतदानों को तो भले बुरा करते रहे, क्योंकि वही हैं जो बुरे होते हैं। न जज गलत फैसला करने पर बुरे कहलाते हैं, न कोई प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे, न कोई और फैसला करते तो आपको बुरा लगता है। लगते बुरे हैं तो सिर्फ सियासतदान बुरे लगते हैं, क्योंकि कायदे आजम भी सियासतदान था और उसके बाद दूसरे भी जो है वो भी सियासतदान अपने आप को कहलाते हैं। बुरे तो सियासतदान हैं ही। लेकिन आपको पता है सर कि हर सियासतदान की तनख्वाह क्या होती है? हर एमसीए की कितनी तनख्वाह होती है? मुझे इल्म नहीं है इस बात का। आप बता गए ना, महमूद साहब को पता होगा, अगर आपको पता नहीं तो उनको पता होगा। सर मुझे आप बता दें, मेरी मालूमात में इजाफा हो जाएगा खोड़ो साहब। 1.5 लाख रुपया। और फिर वो किस तरह गुजारा करते हैं ये सारे प्रोटोकॉल्स और चीजें? भाई देखो, बात सुनो, ये प्रोटोकॉल की बात न करें मेरे से प्रोटोकॉल की बात न करें। वो प्रोटोकॉल दिया हुआ है हुकूमतों का, वजीरों को। खोड़ो साहब मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रही, मैं आपकी सर बिल्कुल बात नहीं कर रही, बात कर रहा हूँ ना। हाँ। ये प्रोटोकॉल हुकूमत का दिया होता है वजीर को। सही। 1 गाड़ी हो या 2-4 सिपाही हो या 2 गाड़ियां हो,
ये गाड़ियां वो खुद नहीं खरीदते और अपने लिए नहीं रखते। अगर किसी ने अपनी गार्ड रखे हुए तो उसके अपने पैसे हैं, अपने पैसे गार्ड रख सकता है। सही है। बाकी रही बात के सरकारी प्रोटोकॉल, वजीरों को, वज़राए आला को, और वो जो हेलीकॉप्टर में जाता था उसको, या जो हेलीकॉप्टर किराए पे ले जाता था उसको मिलता है ये सरकारी प्रोटोकॉल। क्योंकि जी इतने मनसब पे बैठे हुए लोगों को प्रोटेक्शन। अरे गरीब मुल्क की सरकार के पास इतना पैसा होता है खोड़ो साहब? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, गरीब मुल्क की बात है तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि बाबा कितने पैसे कहाँ खर्च होते हैं। महमूद मौलवी साहब को भी पता होगा डिफेंस बजट पे कितना खर्चा होता है, पता नहीं है इनको। या जो तनख्वाहदार तबका है उसके कितना पैसा खर्च होता है, पता नहीं है इनको। तो ये मामला तो आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाते हैं? बिल्कुल यही तो सवाल मैं इतनी देर से कर रही हूं। जो समझें कि ये अखराजात ज्यादा हैं, उन अखराजात के बारे में आप पार्लियामेंट में ले जाएं। सर पार्लियामेंट में आप भी थे और हम भी थे, आपने भी किसी आपको आपकी भी जुबान बंदी नहीं थी, मेरी भी नहीं। सर नजीर लगारी साहब बात कर रहे हैं आपसे, लगारी साहब बात कर रहे हैं। लगारी साहब, आप महमूद मौलवी साहब को जो चाहें जवाब दे, उन्होंने हल्फ नहीं उठाया था। उन्होंने तो एक मेंबर मुंतखब हुए, हल्फ नहीं उठाया। भाई आपने हल्फ उठाना चाहिए था, अवाम से वोट लेने के बाद हल्फ ना उठाओ। ये तो अवाम से हल्फ भी उठाया, मैं असेंबली में भी क्या नहीं उठाया। लेकिन मसला ये है कि जो अखराजात आपको ज्यादा लग रहे हैं, जहां से भी ज्यादा लग रहे हैं, उनके बारे में तो पार्लियामेंट में बात करें ना। पार्लियामेंट में तो नहीं बात करते हैं। आपको फिर हल्फ उठा के पार्लियामेंट में आके बात करनी चाहिए। सर लगारी साहब कैसे हल्फ उठाएंगे? लगारी साहब बात कर रहे हैं। लगारी साहब से मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो तो आपसे बात कर रहे हैं ना। वो तो आपसे ही बात कर रहे हैं। आप अगर हमारी आवाम की आवाज आप लोग नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? आप मुझे बताएं थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ कि मैं आवाज सुनूंगा, और मैं कब कह रहा हूँ कि मैं आवाम के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि सारा बार उठा के और सिर्फ इस प्रोटोकॉल पे अगर ले आते हैं तब भी आवाम की हालत वो तब्दील नहीं होगी जो हम करना चाहते हैं। ये महंगाई पर ये किसी और देखे बात सुने, मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने कहा था बड़ी नहीं सुनना, नीलामी कर, ठीक है। इसके बाद देखा देखी इमरान खान साहब ने भी नीलामी कर दी गाड़ियों। कितनी कमी हुई महंगाई में, कितना अखराजात में कमी आई। क्या बातें करके कुछ सोच समझ के तो बातें करें। मैं कह रहा हूं कि ये प्रोटोकॉल अगर किसी के पास है, वैसे तो मैं उसके खिलाफ हूं, होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है। अवाम का नुमाइंदा है तो अवाम से डरो। बस यही पॉइंट चाहिए था मुझे खोड़ो साहब, बस यही पॉइंट चाहिए था। थैंक यू सो मच। मेरे पास वक्त की कमी है। आप या महमूद मौलवी साहब और लगाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ तो आवाम बदहाल है, दूसरी तरफ जाहिर है अब इलेक्शंस का ये सारा मामला होना है। उससे पहले जो खबरें सामने आ रही हैं, वैसे तो मियां साहब की वापसी के हवाले से बहुत से बयानात तकरीबन मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमा दे चुके हैं। हर कोई एक नई नई डेट देता है, लेकिन अभी ज़राए से खबर ये आई है कि वो सितंबर के वस्त में आने के लिए तैयार हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ कल का बयान, जिसमें मैंने कल के प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि रिस्क फैक्टर जितना कम होगा उनके आने का जो चांस है वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो लगारी साहब, एक तो ये कि मियाँ साहब आ भी जाएं तो वो मुजरिम है, उनको जेल जाना पड़ेगा। तो एक तो ये ज़रा अंडरस्टैंडिंग आपको लगता है कि हो जाएगी कि मियाँ साहब आएँ तो वो फिर जेल ना जाएं? रिस्क फैक्टर का क्या मतलब है? क्या सियासतदानों के लिए मुश्किलात नहीं होती हैं? क्या सियासतदान जेल में नहीं जाते हैं? क्या सियासतदान जो हैं उन पर मुकदमात नहीं चलते हैं? क्या सियासतदान अपनी कानूनी जंग नहीं लड़ते हैं? क्या सियासतदान समझौता करते हैं और मुल्क से चले जाते हैं? सज़ा होने के बाद जो है वो चले जाएं मुल्क से। और ये दो केसेस में इन्हें सज़ा हुई है। एक सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, दूसरी सज़ा में कोई एक्यूज जो है बरी हो चुके हैं। बिल्कुल। आपने आना है तो चंद दिन के लिए ही जाकर जेल में या किसी भी जगह पर जाकर आपने रहना है। तो अब इस बात का भी आप रिस्क फैक्टर लेकर अगर ये ख्याल हो कि जनाब काबिल एहतराम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तशरीफ़ लाएँ और एयरपोर्ट से सीधे जलसागाह पहुँचें और लाखों लोग जो हैं वो मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर इनका इस्तकबाल करें और ये फिर तशरीफ़ लाएँ और आकर कुर्सी सदारत संभालें और फिर वहाँ से इलेक्शन लड़कर
चले जाएं जाकर वजारत उज़्मा संभालें, तो ये रिस्क फैक्टर तो मौजूद है कि ऐसा नहीं हो सकता है। ये सेक्टर में आपको लोगों को इत्मीनान दिलाना होगा कि अब जब लोग मुश्किल में होंगे, तकलीफ में होंगे, दुख में होंगे, फंसे हुए होंगे और बदतरीन हुक्मरानी के शिकार होंगे, तो फिर आप ऐसा नहीं हो कि मुल्क से छोड़ के चले जाएं। होता तो वो यही करते हैं। जब मुल्क में बुरे हालात हों तो आप मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर ऐसी बात होती है तो सुभान अल्लाह, आइए भाई। अब क्यों शर्त लगाते हैं कि फलां शर्त फलां शर्त फलां शर्त? आपने वतन आना है, आप इस सरजमीन पर आए हैं, तो आपके वालिद साहब यहाँ से इस दुनिया से चले गए, वालदा मोहतरमा जो है वो इस दुनिया से चली गई, आपकी बेगम साहिबा जो है वो इस दुनिया से चली गई, हम सब ने, मैंने भी जाना है। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी दे, उम्र खिजरी दे आपको, लेकिन आप किस बात की गारंटी चाह रहे हैं कि आपको जो है क्या हार्ट फुल पहनाकर वहाँ से जाकर दरख्वास्त करके हम सारे के सारे हुक्मरानों को, सारी अदालतों को, सारी एग्जीक्यूटिव को भेजें और कहें कि जनाब आज ये तो कोई मुस्लिम लीग नून का रहनुमा या मियाँ साहब खुद ही बता सकते हैं कि वो क्या गारंटी चाह रहे हैं। लेकिन देखें, वही वाली बात है ना कि अब ये आगे अगर वो आ भी जाएंगे तो सवाल ये है महमूद मौलवी साहब मेरा आपसे कि क्या महंगाई ख़त्म हो जाएगी, क्या सारे मामला ठीक हो जाएंगे, बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाएगी, हम IMF का कर्ज भी चुका देंगे? मेरे ख्याल से देखें, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। बदकिस्मती यही है ना, बिल्कुल लगारी साहब अभी जो बात कर रहे थे बिल्कुल सही बात कर रहे थे। किस चीज़ की गारंटी चाहिए? अपने मुल्क में वापस आ रहे हैं, प्रोसीजर के थ्रू जाएं, लेकिन हम दूसरों को क्या दर्स देंगे जब खुद कुछ नहीं करेंगे? प्रोसीजर के थ्रू जाएं, जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करें, उसके बाद इलेक्शन लड़ें। और देखें, हम सब बातें जो कर रहे हैं, बदकिस्मती ये है कि सिर्फ और सिर्फ बातों से जो है कर रहे हैं। अवाम को बेवकूफ़ बनाना हम सब छोड़ दें। मैं खुद हैसियत एक सियासतदान कह रहा हूँ। आप ये देखें ना, हम बातें कर रहे हैं कि जी हम आएंगे कहाँ से? जब तक आप टैक्स नहीं लेंगे, आप एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लेंगे, आप जो है अपने खर्चे कम नहीं करेंगे, ठीक है ना, चाहे वो खर्चे ब्यूरोक्रेट के हो, चाहे वो सियासतदान के हो, चाहे वो जो है दूसरे इदारों के हो, मैं इंक्लूडिंग मैं आपको कहूंगा, इंक्लूडिंग जो हमारे अफवाज है उनके भी खर्चे को कट डाउन करना पड़ेगा। ये एक चीज के ऊपर नहीं होगा, सब मिलके इस मुल्क को बनाना है डेफिनेटली। और आप जो सियासतदान है ना, आप सियासतदानों में, तमाम सियासी जमातों में इत्तेहाद बड़ा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में सूरत हाल बेहतर हो तो उसके लिए आप सब लोगों को एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका महमूद मौलवी साहब, नज़ीर लगारी वक्त की कमी है, दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। ज़रा अब हम कोर्ट की खबर पर चलेंगे और कोर्ट की खबर में हमारे पास कुछ जो खबरें हैं वो कुछ यूँ हैं कि शहरयार अफरीदी की जो रिहाई के बाद गिरफ्तारी का खदशा था उस पर खबर ही आ गई है कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। और दूसरी खबर यह है कि नैब तरमीमी केस समाअत के लिए अचानक से मुकर्रर भी हो गया है। और तीसरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क में आम इंतखाबात आइन के तहत 90 दिनों में कराए, इसके वाले से भी एक आइन दरख्वास्त दायर की गई है। हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करें जुल्खरनैन इकबाल, तैयब बलोच और एहतशाम कियानी। उन सब इन खबरों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम एहतशाम कियानी से बात करेंगे। एहतशाम, क्या सूरत हाल रही? एक तो ज़ाहिर है कोर्ट की खबर में हम देख रहे हैं कि रोज़ाना एक नया मामला सामने आ रहा है। आपके पास क्या खबर है? देखिए, आज की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार का जो 3 MPO के तहत हिरासत में रखना था उस ऑर्डर को मुअत्तल किया है और उसके बाद उन्हें इस्लामाबाद की हुदूद में रहने की इजाजत दी है, रिहाई का हुक्म दिया है। दोनों रहनुमा जो थे वो हाई कोर्ट में ही मौजूद रहे, तहरीर-ए-नामे का इंतजार कर रहे थे। अब ऑर्डर जारी हो गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये लिखा है कि कोई भी हुकाम शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार को किसी भी मुकदमे में 28 अगस्त तक गिरफ्तार न करें। तो ये उन दोनों के लिए एक बड़ा रिलीफ है, क्योंकि इससे पहले एक मुकदमे से उनको रिलीफ मिलता था और उसके बाद उन्हें किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता था। आज भी उन्हें यही खदशा था कि हाई कोर्ट से निकलेंगे तो उसके बाद उनकी दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि बादियों नजर में शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार के खिलाफ MPO का जो ऑर्डर था, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी किया जाता है, वो दुरुस्त नहीं था। मजीद ये लिखा गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुज़ाहिका खेज बात अदालत में की कि 85 रोज से
जेल में मौजूद शख्स कोई प्लानिंग कर रहा था या कि उकसाने की कोशिश कर रहा था। तो ये भी लिखा गया है कि ये वाज़ेह नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार भी है कि वो MPO को ऑर्डर जारी कर सके या नहीं। अब रियासत को एक मौका दे रहे हैं कि वो आइंदा समाअत पर अदालत को इन तमाम नुकात पर मुतमईन करे। तो 28 अगस्त तक अब वक्त दिया गया है, तो और साथ ही दोनों रहनुमाओं को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोका गया है और उन्हें इस्लामाबाद में रहते हुए मीडिया पर कोई बात ना करने का भी हुक्म दिया गया। ठीक है एहतशाम कियानी, बहुत शुक्रिया। ये तो शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार के जो खिलाफ दरख्वास्तें थी मामला करने का, उस हवाले से बता रहे थे। दूसरी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर की नाजरीन, वो थी कि नैब तरमीमी केस जो कि अचानक समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। अब ये कब केस लगा है, इसकी समाअत कब होगी, जुल्करनैन इकबाल हमें बताएंगे। जी जुल्करनैन बताइएगा। देखिए 18 अगस्त को चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस इजाजुल हसन पर मुश्तमिल बेंच है जो इस केस की 48वीं समाअत करेगा। इससे पहले 47 समाअतें हो चुकी थीं और 16 मई को जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी उसमें अदालत ने कहा था कि जिन शिकों के ऊपर एतराज़ है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, क्योंकि वही पटिशनर है इसमें ख्वाजा हारिस, उसका एक कंपैरेटिव चार्ट दे दें कि पहले वो शिकें क्या थी, अब तरमीम के बाद क्या होंगी और वो किन बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। 16 मई के हुक्म में कहा था कि वो ये चीज़ जमा करवाएं और इसकी एडवांस कॉपी वो वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान को दें ताकि उनका जवाब भी इस पर आ जाए। दोनों जवाब बाद जब अदालत तक पहुँच जाएंगे तो कोर्ट का ये कहना था अगर तो मज़ीद समाअत की ज़रूरत हुई तो अदालत समाअत के लिए उस केस को मुकर्रर करेगी, अदरवाइज अदालत अपना फैसला महफूज करके जारी करेगी। अब जो गुज़िश्ता हफ्ते तक तो जो है ख्वाजा हारिस, उनकी जानिब से वो जवाब और इतराज़ात जमा नहीं करवाए गए थे। अच्छा, मेरे पास वक्त की कमी है, आपने काफ़ी हद तक हमें बताया कि नैब तरमीमी केस में क्या हुआ। जुल्करनैन तैयब से ज़रा मैं जानूँ, तैयब ये सुप्रीम कोर्ट में जो मुल्क में इलेक्शंस के हवाले से 90 रोज़ में कराए जाएँ, एक आईनी दरख्वास्त दायर की गई है, दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया? जी, ये दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दायर की गई है और वाज़े तौर के ऊपर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुल्क भर में इंतखाबात जो है वो 90 रोज़ के अंदर कराए जाएँ, क्योंकि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना जो है वो एक आईनी कमांड है। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका मफादात कौंसल के जो हालिया फ़ैसले हैं उनको कलअदम करार देने की भी इस्तदा की और ये कहा गया है कि मुश्तरका मफादात कौंसल ने नई मर्दमशुमारी की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ताहम उनका यह कहना था कि मुश्तरका मफादात कौंसल का जो इजलास हुआ, जो मीटिंग हुई, वो भी गैर कानूनी थी, क्योंकि उसमें जो है वो जो है बलूचिस्तान और कि उसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो 2 निगरान वजीर आला जो है वो शामिल हुए थे। तो इस वजह से कोरम ही पूरा नहीं हो रहा था। तो जब कोरम ही पूरा ना हो तो उसके फैसलों को कैसे कानूनी माना जाए, किसी वजह से सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि मुश्तरका मफादात कौंसल के फैसलों को गैर कानूनी करार दिया जाए और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तैयब बलोच, जुल्करनैन इकबाल, हमारे दोनों नुमाइंदगान कोर्ट की खबर में एक अहम मामला जो चल रहे हैं उस हवाले से आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही नाजरीन प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।